हे स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास हम लोग अप टू कैटलिस्ट पढ़ चुके थे, है ना। कैटलिस्ट क्या होता था ये देखे थे हम लोग। अच्छा, एक डाउट आया है ना। दिव्येंदु ने पूछा है ये डाउट, इज आस्किंग दैट कि कैन वी यूज एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक इन एनी इक्वेशन और देर आर सम प्रिकॉशंस। तो दिव्येंदु देखो, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक हर रिएक्शन के लिए हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। वो पर्टिकुलर रिएक्शंस होते हैं जिसमें एनर्जी रिलीज होता है, या पर्टिकुलर रिएक्शंस होते हैं जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होता है। ऐसा नहीं होता है कि हर रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होगा या हर रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। जैसे हम लास्ट क्लास का ले लेते हैं ये लेक्चर का, ठीक है। जैसे हम बताए थे कंबसन रिएक्शन जो होते हैं, तो ये हमें पता है कंबसन में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है। तो ये पर्टिकुलर रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज होता हुआ हमें पता है या हमें दिखता है, तो उसको हम लोग एक्सोथर्मिक बोलते हैं। उसी तरह कहीं पे अगर एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, मतलब हमें पता है कि इस रिएक्शन को, है ना, प्रोसीड करवाने के लिए हमें एनर्जी देना पड़ेगा, तो फिर उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तुम्हारे लिए देखो काम का चीज़ क्या है, हम बता रहे हैं यहाँ पे पहचानने के लिए तुमको दे सकता है कि बताओ रिएक्शन कौन सा एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है, ठीक है। तो कैसे पहचानेंगे, इक्वेशन को देख के। अगर एनर्जी इधर प्रोडक्ट के साइड में लिखा हुआ है प्लस करके, है ना, या हीट लिखा हुआ है प्लस करके, ठीक है, तो हम लोग समझ जाएंगे ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। प्लस हीट या प्लस एनर्जी इन द प्रोडक्ट साइड, तो एक्सोथर्मिक होगा, ठीक है। अगर रिएक्टेंट के साइड में लिखा हुआ है ना, जैसे प्लस हीट प्लस एनर्जी रिएक्टेंट के साइड में लिखा हुआ है, मतलब क्या, इट रिक्वायर्ड एनर्जी, है ना, दिस रिएक्शन रिक्वायर्ड एनर्जी। समझ गए बात को, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। तो हीट का पोजीशन या एनर्जी का पोजीशन देख के हम लोग बता सकते हैं कि एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। दूसरा क्या, कि ऐसे ही सर कैसे पहचानेंगे, तो ऐसे पहचान नहीं सकते, तुमको याद रखना होगा, ठीक है। यू हैव टू रिमेंबर कि कंबशन रिएक्शन क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक होते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर का रिएक्शन क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। किसी एसिड का और वाटर का रिएक्शन क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो दिस यू हैव टू रिमेंबर, है ना। तो जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा तो तुमको ये सब चीज़ें याद होती जाएंगी अपने आप, ठीक है। अदरवाइज तुमसे, है ना, देखो दो टाइप का जनरली क्वेश्चन पूछेगा इससे, अगर पूछना होगा तो बोलेगा कि गिव टू एग्जांपल्स ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो दो दो एग्जांपल याद रख लेना। देखो दो एग्जांपल हम लिख भी चुके हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं एंडो और एक्सो के, तुम याद कर सकते हो दो दो एग्जांपल्स, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन ऐसे ही क्लासिफाई करने के लिए देता है कि बताओ व्हाट इज़ द टाइप ऑफ रिएक्शन, है ना, एंडो और एक्सो। तो तुम एनर्जी का पोजीशन या हीट का पोजीशन देख के बता सकते हो। क्लियर है, तो ये चीज़ हम समझा चुके हैं। आई होप डाउट क्लियर हो गया होगा तुम्हारा। और प्रिकॉशन से रिलेटेड भी तुमने कुछ लिखा कि अगर मतलब कुछ प्रिकॉशन भी फॉलो करना पड़ता है क्या। तो ऑब्वियसली अगर तुम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो या कोई रिएक्शन करवा रहे हो और उसके बारे में तुम्हें पहले से पता है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, देन यू हैव टू टेक प्रिकॉशन ऑब्वियसली, ठीक है। तो उस केस में तुम्हें प्रिकॉशन लेना ही पड़ेगा। अगर तुम एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तुम्हें पता है फिर भी तुम प्रिकॉशन नहीं ले रहे हो, दैट मीन्स यू आर हार्मिंग योर सेल्फ, ओके। तो आई होप कि डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ होगा तो फिर से तुम पूछ सकते हो, है ना। तो ठीक है, ये तो लास्ट चैप्टर का बात था। और किसी का कोई डाउट नहीं आया, इसका मतलब हम मान लेते हैं कि कुछ डाउट नहीं रहा लास्ट के लेक्चर में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो लास्ट क्लास हम लोग बात कर रहे थे कि किसी इक्वेशन को ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं, है ना। फिजिकल स्टेट बता के, सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक्वस सॉल्यूशन, है ना, या फिर एनर्जी मेंशन करके कि एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है, ठीक है। या फिर कंडीशन को मेंशन करके, है ना, कंडीशन को मेंशन करके कि कंडीशन कैसे मेंशन किया जाता है हम बताए थे एरो के ऊपर, है ना। जैसे कोई रिएक्शन दिया हुआ है, हम एग्जाम्पल लिए थे, उसी रिएक्शन को लेते हैं, N2+3H2 गिव्स 2NH3, ये रिएक्शन लिए थे हम, है ना। अब यहाँ पे देखो कंडीशन हम लिखे थे, कंडीशन हमेशा एरो के ऊपर लिखा जाएगा, है ना। टेम्परेचर यहाँ पे लिखा जाएगा, प्रेशर लिखा जाएगा, या तो ऊपर या तो नीचे कहीं पे भी लिख सकते हैं। कैटलिस्ट लिखा जाएगा, कैटलिस्ट, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं, स्पेशल कंडीशंस होते हैं जिनमें रिएक्शन, है ना, होता है। सब रिएक्शन जैसे कि हम बता चुके हैं नॉर्मल कंडीशन में नहीं होता है, उन रिएक्शंस को, है ना, करवाने के लिए स्पेशल कंडीशन प्रोवाइड करना पड़ता है। हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, है ना, कैटलिस्ट, है ना, या कोई रिएक्शन विदाउट कैटलिस्ट होता है। समझ गए कि नहीं बात को।
अब ये सब हम क्या बोले कि ये सब कंडीशन भी सभी रिएक्शन के लिए नहीं है। ऐसा नहीं है कि हर कंडीशन में टेम्परेचर देना पड़ेगा, प्रेशर देना पड़ेगा, कैटलिस्ट नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे रिएक्शन क्या होते हैं नॉर्मल कंडीशंस पे हो जाते हैं, ठीक है। और बहुत सारे रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक कंडीशन प्रोवाइड करना पड़ता है। समझ गए कि नहीं बात को? ठीक है, तो ये था कैटलिस्ट का बात। कैटलिस्ट क्या होते हैं रिवाइज कर देते हैं हम। कैटलिस्ट आर दो सब्सटेंसेस, है ना, विच डू नॉट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन बट इट इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन और डिक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। और वी कैन से विदाउट इट्स प्रेजेंस, है ना, रिएक्शन कैन नॉट टेक प्लेस, ठीक है। चलो, तो यहाँ तक हम लोग कल बात कर चुके थे। अब आगे बढ़ते हैं। एक और चीज़ हम बता देते हैं स्ट्रेट लिखने का तरीका। जैसे कि हम लोग सॉलिड, लिक्विड, गैस तो समझ गए एक्वस कैसे लिखना है। कभी कभी क्या होता है कि एक्सेस में ऐसे दिया होता है, मान लो जैसे ये गैस निकला है ना, ये भी क्या होता है गैस है, तो गैस को ऐसे एरो से भी दिखाते हैं। अपवर्ड एरो कहीं पे दिया है तो इसका मतलब क्या होता है गैस, ठीक है। कहीं पे अगर डाउनवर्ड एरो होता है ऐसे तो इसका मतलब होता है पीपीटी। पीपीटी क्या होता है प्रेसिपिटेट। तो किसी रिएक्शन में अगर प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हुआ है तो हम लोग उसको ऐसे डाउनवर्ड एरो से लिख के दिखाएंगे और नीचे पीबीटी लिख देंगे, ठीक है। अगला हम लोग इसी पे बात करने वाले हैं, समझ गए बात को? तो देखो गैस को अपवर्ड एरो से, पीबीटी को डाउनवर्ड एरो से, ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्या कि किसी भी कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है वो कैसे पहचानेंगे। तो कुछ कॉमन ऑब्जर्वेशंस थे जैसे चेंज ऑफ स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर, है ना। अब इसी में एक और चीज़ हम लोग जैसे प्रेसिपिटेट का बात किए तो इसको भी हम ऐड करते गए यहाँ पे 4 या 5 नंबर होगा, ठीक है, कि हम लोग किसी कोई रिएक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है ये फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट से भी पता कर सकते हैं ना। तो नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट के बारे में। यहाँ सब कुछ हम तुमको बता देते हैं। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट एक इंपॉर्टेंट टर्म है, एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये सब। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, तो सबसे पहला प्रेसिपिटेट क्या होता है ये तुम्हें पता होना चाहिए। देखो प्रेसिपिटेट क्या होता है, बेसिकली इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है। जैसे तुमने कोई रिएक्शन करवाया, जैसे रिएक्टेंट लिया ए और बी, मान लो कोई रिएक्टेंट तुम लोगों ने ले लिया, उसका रिएक्शन हुआ, रिएक्शन के बाद हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन में कुछ इनसॉल्युबल सब्सटेंस रह जाते हैं, ठीक है। तो उस इनसॉल्युबल सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेट बोलेंगे। समझ में आया बात? पहले एक्वस सॉल्यूशन था, लेकिन जब से ही रिएक्शन हो गया है तो उसके बाद हम लोग क्या देखें, वहाँ पे कुछ इनसॉल्युबल सब्सटेंस मतलब निकलता है कि नहीं, या सॉल्यूशन में नीचे सेटल हो जाता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनसॉल्युबल सब्सटेंस को पीपीटी बोलते हैं, प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इस चीज़ को लिख लेते हैं ना, सम रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड by formation of PPT। अब देखो ये डेफिनेशन याद रखना, कभी कभी पूछा जाता है व्हाट इज अ प्रेसिपिटेट, ठीक है, याद रखना। अ प्रेसिपिटेट इज अ सॉलिड प्रोडक्ट which separates out from the solution during a chemical reaction। ठीक है, जैसे एग्जांपल हम लोग लेते हैं, बहुत ही फेमस एग्जांपल लेंगे, ये सब तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में भी होगा और स्कूल एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। BaCl2 बेरियम क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन, H2SO4 एक्वस सॉल्यूशन। जब बेरियम क्लोराइड को H2SO4 के साथ मिक्स किया जाता है तो क्या बनता है, बेरियम सल्फेट। और ये क्या होता है, एक पीपीटी होता है, ठीक है, दिस इज पीपीटी, वाइट पीपीटी होता है। कभी कभी पीपीटी का कलर भी पूछा जाता है, तो किस सब्सटेंस का है ना, कैसा पीपीटी बनता है ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। तो बेरियम सल्फेट क्या होता है, वाइट पीपीटी प्लस HCl। फिर से हम वही बता रहे हैं, अभी टाइप्स ऑफ रिएक्शन हम लोग नहीं पढ़े हैं, तो फिर हम तुमको कैसे हुआ रिएक्शन ये नहीं बता रहे हैं, जस्ट हम समझा रहे हैं कि फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है। तो जब भी हम लोग बेरियम क्लोराइड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलाते हैं दोनों के सॉल्यूशन को, तो जो प्रोडक्ट बनता है उसमें हम लोग देखेंगे वाइट पीपीटी
रह जाता है, ठीक है। तो वो वाइट पीपीटी किसका होता है, BaSO4 का होता है। तो ये वाइट पीपीटी क्या है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस है, ठीक है। तो वही हम डेफिनेशन लिखा है, अ प्रेसिपिटेट इज अ सॉलिड प्रोडक्ट विच सेपरेट्स आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। मतलब टेस्ट ट्यूब में क्या होगा, जैसे ये टेस्ट ट्यूब है, तो यहाँ पे जब हम लोग BaCl2 और H2SO4 को लिए हैं और ऐसे मिक्सचर बना दिए हैं, तो इस मिक्सचर में क्या होगा, रिएक्शन होने के बाद यहाँ पे कुछ, है ना, सॉलिड सब्सटेंस नीचे सेटल हो जाएंगे। दिस इज BaSO4 PPT, ठीक है। तो ये होता है प्रिसिपिटेट। और एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल हम लोग लेते हैं, लेड नाइट्रेट। दिस इज लेड नाइट्रेट। इसका जब हम लोग रिएक्शन करवाते हैं पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे बनता है लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। बैलेंस कर लेते हैं, ठीक। तो ये जो लेड आयोडाइड बना है, ये क्या होता है, फिर से येलो पीपीटी। दिस इज येलो पीपीटी। इसको हम लोग डाउनवर्ड एरो से दिखा सकते हैं, या सॉलिड लिख के डाउनवर्ड एरो दिखाता है, कभी कभी ऐसे भी लिखा जा सकता है ना। देखो यहाँ पे लिख देते हैं PbI2, ब्रैकेट में लिख दिया सॉलिड, और फिर यहाँ पे डाउनवर्ड एरो दिखा दिया। ऐसे भी दिखाया जा सकता है, या ऐसे भी सिंपली दिखा दे, बस एरो दे दे डाउनवर्ड एरो, तो तुम्हें समझ जाना है पीपीटी है ना। या नीचे में लिख दिया जाए PPT, समझ गए बात को। तो कैसे भी दिखा सकते हैं। तो देखो ये सब क्या होते हैं, कुछ रिएक्शन में, है ना, प्रेसिपिटेट के फॉर्मेशन से हम लोग बता सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। किसी दो चीज़ को मिक्स करो, अगर वहाँ पे प्रेसिपिटेट बन जाता है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। और ऐसे रिएक्शंस को ही क्या बोला जाता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस, है ना, इन विच insoluble substances are formed, these are known as precipitate reactions। तो precipitation reaction के भी एग्जाम्पल्स तुमसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स में। तो इसके भी दो एग्जाम्पल हम तुमको बताए हैं, ठीक है। तो इनको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स होते हैं, समझ गए बात को। तो बस हम लोग यही सब कॉमन ऑब्जर्वेशंस होते हैं किसी रिएक्शन को पहचानने के लिए कि रिएक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। क्लियर है। चलो अब हम लोग इस चैप्टर में अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, that is balancing a chemical reaction। बैलेंसिंग अ केमिकल रिएक्शन। देखो ये इस चैप्टर का फर्स्ट ऐसा टॉपिक है जिससे कंफर्म क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। जैसे अभी तक हम लोग जो पढ़े हैं, है ना, उससे हो सकता है पूछ दिया जाए या ना पूछा जाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अभी जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बैलेंसिंग, इससे पक्का एक दो क्वेश्चन आएगा ही आएगा एग्जाम में, ठीक है। तो ये बैलेंसिंग बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो सबसे पहले समझते हैं कि बैलेंसिंग होता क्या है और क्यों किया जाता है बैलेंसिंग, ठीक। तो हम लोग 9th क्लास में एक पढ़े हुए हैं लॉ, हम लोग, है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब हम लोग क्या पढ़े हैं उसमें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास क्या होता है, कंजर्व होता है, ठीक है। मास क्या होता है, कंजर्व। मतलब जितने भी रिएक्टेंट के अमाउंट होंगे उतने ही प्रोडक्ट के भी अमाउंट होने चाहिए, टोटल मास, ठीक है। तो बैलेंस इसीलिए किया जाता है, जैसे हम समझाते हैं कि एग्जाम्पल से, जैसे H2 प्लस O2 गिव्स H2O। एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। तो अगर हम लोग बस इस इक्वेशन को देखते हैं, है ना, तो यहाँ पे क्या देखेंगे, जैसे हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 ग्राम होता है, तो 2 हाइड्रोजन है तो क्या हो जाएगा, 2 ग्राम। उसी तरह ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16 ग्राम होता है, 2 ऑक्सीजन है तो 32 ग्राम। तो टोटल रिएक्टेंट का मास कितना हो गया, 34 ग्राम, है कि नहीं। अब अगर हम लोग प्रोडक्ट को देखते हैं तो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन का देखो 2 और ऑक्सीजन का 16, तो टोटल कितना हो गया, 18 ग्राम, है कि नहीं। तो क्या यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हुआ, नहीं हुआ ना। यहाँ पे रिएक्टेंट का मास कुछ और है, प्रोडक्ट का मास क्या है, कुछ अलग है। इसका मतलब क्या है, दिस डज नॉट सेटिस्फाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सो in order to satisfy law of conservation of mass we have to balance this equation। अब बैलेंस करने का मतलब क्या होता है, बैलेंसिंग का मतलब होता है नंबर ऑफ डिफरेंट एटम्स ऑफ एलिमेंट्स in the reactant side and
प्रोडक्ट साइड मस्ट बी सेम। सिंपल सा बात ये समझो कि जो भी एलिमेंट्स होंगे उनके जितने भी एटम्स रिएक्टेंट के साइड होंगे उतने ही एटम्स क्या होने चाहिए, प्रोडक्ट के साइड भी होने चाहिए। इसको हमको किसी भी तरह से इक्वल करना है, इसी को हम लोग बोलते हैं बैलेंसिंग। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स इन द रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड मस्ट बी सेम और इक्वल। समझ गए बात को, इसी को क्या बोला जाता है, बैलेंस करना। तो अभी इस रिएक्शन को हम लोग बैलेंस करते हैं। देखो अभी ये बैलेंस नहीं है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पे तो एक ही ऑक्सीजन है। तब हमको क्या करना होगा, रिएक्शन को बैलेंस करना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, अच्छा बैलेंस ही करते समय याद रखना जो भी हम लोग नंबर पुट करेंगे वो हमेशा पहले है ना यहाँ पे कॉफिशिएंट में पुट करेंगे। ऐसा नहीं बीच में यहाँ पे लगा दिए या यहाँ पे बीच में लगा दिए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। या ब्रैकेट करके ऊपर लिख दिए, ऐसा भी नहीं होगा। हमेशा क्या करेंगे, यहाँ पे पहले कॉफिशिएंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉफिशिएंट टर्म। किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड के सामने में अगर कोई नंबर लगाते हैं तो उस पोजिशन को क्या बोला जाता है, कॉफिशिएंट बोला जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन, तो यहाँ पे 2 लगा देते हैं, ठीक है, 2। तो यहाँ से क्या हो गया, देखो अब 2 ऑक्सीजन हो गया और 2 ऑक्सीजन इधर भी हो गया। लेकिन अब देखते हैं हम लोग हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हो गया, 4 हो गया, और यहाँ पे तो 2 ही है, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। तो ये अब रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस, ठीक है। देखो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, रिएक्शन बैलेंस है। बैलेंसिंग का कोई रूल नहीं होता है, ठीक है। इसमें जस्ट हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करते हैं, है ना। लोएस्ट पॉसिबल नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करके देखते हैं, है ना, कि कैसे क्या बैलेंस हो सकता है, ठीक है। तो इसका कोई रूल रेगुलेशन ऐसे नहीं होता है, हिट एंड ट्रायल से हम लोग बैलेंस कर सकते हैं रिएक्शंस को। बहुत आसान होता है ना, बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। अब इन केस अगर तुम कहीं पे फंसे तो उसके लिए हम दूसरा उपाय भी निकाले हुए हैं तुम लोगों के लिए। तो देखते हैं कुछ बैलेंसिंग के और एग्जाम्पल्स हम लोग, ठीक है। जैसे अभी जो रिएक्शंस लिखे हैं उन्हीं के बारे में हम लोग बात करते हैं। N2 है ना प्लस H2 गिव्स NH3। अब देखो इसको बैलेंस करो, है ना, 2 नाइट्रोजन, यहाँ पे एक ही नाइट्रोजन, तो यहाँ पे 2 लगा दिए हैं, ठीक है। कॉफिशिएंट में देखो बीच में हम यहाँ पे नहीं लगाए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोजन है, अब यहाँ पे नाइट्रोजन हाइड्रोजन कितना हो गया, 3 2 जा 6। अच्छा देखो यहाँ पे 3 था, ये कॉफिशिएंट में 2 लग गया। अच्छा कॉफिशिएंट में लगने का क्या मतलब है, ये सभी क्या हो गए हैं, 2 टाइम्स हो गए हैं, ये सभी 2 टाइम्स हो गए हैं, क्लियर है। तो टोटल हाइड्रोजन क्या हो गया, 3 2 जा 6, और यहाँ पे 2 ही है, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या लगा देंगे, 3 लगा देंगे, तो 3 2 जा 6 हाइड्रोजन भी हो गया। अब रिएक्शन क्या है, बैलेंस है हमारे पास, ठीक है। बैलेंस करने के बाद तुम मास चेक करो, देखो सेम आ जाएगा। देखो यहाँ पे जैसे ऊपर वाले में चेक नहीं किया, चलो नीचे वाले में चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखो 14 2 जा 28। अब मास तुम्हें याद होना चाहिए, हम पहले बता चुके थे, ठीक है, कि मास 1 से लेके 20 तक के एलिमेंट्स का पता होना चाहिए। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, मास नंबर होता है 14। तो 2 नाइट्रोजन है तो 28 ग्राम, हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा 6 ग्राम, टोटल कितना हो गया 34 ग्राम। इसी तरह नाइट्रोजन का अमोनिया का देखते हैं, ये क्या है, अमोनिया बना है, नाइट्रोजन क्या हो गया 14 + 3 17 × 2, क्लियर है, 2 × अमोनिया का मास कितना होता है 17, तो क्या हो गया 34 ग्राम। तो देखो बैलेंस करने के बाद क्या होगा, रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास क्या हो जाता है, सेम आ जाता है, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाई डू वी बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन, तो क्या उसके लिए लिखोगे, टू सेटिस्फाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि जितने भी रिएक्टेंट के मास होंगे उतने ही प्रोडक्ट के भी मास होने चाहिए, हाँ, इसीलिए हम लोग रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं, ठीक है। क्लियर है ये सभी को, चलो। तो अभी हम लोग बैलेंसिंग के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कुछ एग्जांपल्स हम लिख देते हैं, ठीक है, और उसके बाद कुछ एग्जांपल्स तुम लोग करोगे, ठीक है। चलो तो कुछ एग्जांपल्स हम लिखते हैं अभी। अच्छा एक और चीज़ हम बता देते हैं, जैसे कभी कभी बच्चों को समझ में नहीं आता कि कहाँ से हम लोग बैलेंसिंग करना स्टार्ट करें, मतलब किस आइटम को देखें, है ना। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन दिया, ऑक्सीजन दिया हुआ है, तो किसको पहले देख के हम लोग स्टार्ट करें। तो एक बात हमेशा ध्यान में रखना, किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, फर्स्ट बैलेंस
द मेटल एटम। सबसे पहले अगर किसी रिएक्शन में मेटल होगा तो उस मेटल को बैलेंस करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। फॉलोड बाय नॉन मेटल अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, और लास्ट में हम लोग ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इन दोनों में से किसी एक को बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो दूसरा अपने आप हो जाएगा, समझ गए बात को। मतलब सबसे पहले किसको बैलेंस करना है, मेटल्स को बैलेंस करना है। अगर किसी रिएक्शन में मेटल होता तो उसको बैलेंस करेंगे, अगर मेटल नहीं है ना, तो उसके अलावा जो दूसरा नॉन मेटल है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा, उन नॉन मेटल को फिर देखेंगे हम लोग, और फिर वो बैलेंस हो जाए, फिर ऑक्सीजन या हाइड्रोजन किसी एक को हम लोग देखेंगे, तो दूसरा अपने आप बैलेंस हो जाएगा आसानी से, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, है ना। तो अब हम लोग लेते हैं एग्जांपल्स बैलेंसिंग के बहुत सारे, जैसे Mg+O2 गैस, ये बना दिया है MgO, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखो रिएक्शन बैलेंस नहीं है, यहाँ पे देखो एक मैग्नीशियम, यहाँ पे एक मैग्नीशियम, यहाँ पे दो ऑक्सीजन, यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन है। मेटल बैलेंस है, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक। देखो मेटल सबसे पहले हम लोग देखें तो मेटल बैलेंस है। अब उसके बाद कोई नॉन मेटल और है क्या, नहीं है, सीधा ऑक्सीजन आ गया है ना। तो ऑक्सीजन को देखें, यहाँ दो ऑक्सीजन, यहाँ पे भी दो ऑक्सीजन, तो यहाँ पे दो लगा दिए। अब यहाँ पे दो लगाए तो मैग्नीशियम भी दो हो गया ना, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, दो लगा देते हैं, हो गया बैलेंस। कितना आसान है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग BaCl2, अभी जो रिएक्शन लिखे थे, एक्वस प्लस H2SO4 एक्वस, BaSO4 सॉलिड प्लस HCl एक्वस। अब देखो ये रिएक्शन को देखते हैं हम लोग, है ना। सबसे पहले मेटल देखते हैं, बेरियम, एक बेरियम एक बेरियम, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई मेटल है क्या, यहाँ पे नहीं है। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, नॉन मेटल देखेंगे ना। नॉन मेटल में देखो यहाँ पे अदर देन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्या क्या है, सल्फर भी है, क्लोरीन भी है। तो किसी को भी देख लेते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे सल्फर को देखते हैं तो सल्फर यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, तो सल्फर के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं क्लोरीन पे। अब देखो यहाँ पे क्लोरीन दो है, यहाँ पे तो एक ही है, तो यहाँ पे दो लगा दिए, हो गया क्लोरीन बैलेंस। अब जैसे क्लोरीन को बैलेंस किया हम लोग, यहाँ पे देखें क्या, हाइड्रोजन यहाँ पे दो हो गया, और यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, दो है, बैलेंस हो गया, ठीक है। चलो आगे एग्जांपल लेते हैं। ऐसे Fe प्लस H2O, दिस इज Fe3O4 प्लस H2। देखो लिखने का तरीका, देखो हम लिखते जा रहे हैं ना, अब लिखते जा रहे हैं। गैस कहीं निकला है तो देखो एरो के साथ दिखाएं, समझ गए बात को। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। सबसे पहले मेटल देखेंगे, यहाँ पे Fe एक है, यहाँ पे Fe तीन है, समझ गए। तो क्या करना होगा, इधर तीन, समझ गए, है ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे, इसके बाद क्या हो गया, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ही बचा है, तो किसी एक को देख लेते हैं। तो ऑक्सीजन यहाँ पे देखो 4 है, यहाँ पे एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 4 पुट कर देते हैं। अब हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 2 जा 8, यहाँ पे तो 2 ही है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 4 पुट कर देंगे, तो 4 2 जा 8 हो गया, यहाँ पे भी बैलेंस हो गया सारा आइटम, क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड से, ठीक है। तरीका क्या है, बेसिक सा, ऐसा कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता है, लेकिन हम तुमको क्या बताए हैं कैसे आसानी से रिएक्शन बैलेंस होगा। सबसे पहले मेटल को बैलेंस करो, फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो आइटम्स हैं उनको बैलेंस करो, है ना। उसके बाद लास्ट में ऑक्सीजन या हाइड्रोजन में से किसी एक को बैलेंस करो, दूसरा बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। चलो अब हम तुमको, है ना, इसके बाद एक दूसरा तरीका बताते हैं। अगर किसी रिएक्शन, है ना, किसी कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन में तुम फंस गए बैलेंस करने में, तो उसके लिए क्या उपाय है, उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। हाँ, तो हम तुम लोगों को बता रहे थे कि अगर किसी कॉम्प्लिकेटेड बैलेंसिंग में तुम फंस जाओ, है ना, जहाँ पे तुमसे बैलेंस हो ही नहीं रहा है, तो उसके लिए क्या उपाय है। तो जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, दिस इज पोटेशियम फॉस्फेट प्लस कैल्शियम आयोडाइड। ये क्या बना देता है, कैल्शियम फॉस्फेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड। अब मान लो इसको हम लोग हीट एंड ट्रायल से भी बैलेंस कर सकते हैं, है ना, लेकिन इनकेस समझ लो कि इस रिएक्शन में तुम फंस गए बैलेंसिंग करने में, तो क्या उपाय है उसके लिए। तो ऐसे रिएक्शन में क्या करना, सबसे पहले कॉफिशिएंट मान लो सभी का, A B C D,
है ना। जैसे यहाँ पे कोई नंबर लिखते हैं उसका मतलब क्या होता है, इतने एटम्स हो गए, जैसे यहाँ पे 2 लिख देंगे इसका मतलब क्या है, ये पूरा कंपाउंड क्या होगा, 2 टाइम्स हो गया ना, समझ गए कि नहीं। तो उसी तरह ये पूरा कंपाउंड क्या हो जाएगा, ए टाइम्स हो जाएगा, इसका कहने का मतलब ये पूरा कंपाउंड बी टाइम्स हो गया, ये पूरा कंपाउंड सी टाइम्स हो गया, ये पूरा कंपाउंड डी टाइम्स हो गया। ठीक है। अब ये देखो 4 अननोन है, हम लोग बैलेंस करेंगे, तो बैलेंस करने का मतलब क्या होता है, जितना यहाँ पोटेशियम का आइटम है इधर भी उतना ही पोटेशियम का आइटम होना चाहिए, जितना इधर फास्फोरस का आइटम है उतना ही इधर भी फास्फोरस का होना चाहिए, जितना इधर कैल्शियम का है इधर भी कैल्शियम का होना चाहिए, एंड सो ऑन। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, पोटेशियम के लिए हम लोग लिख सकते हैं 3A, देखो यहाँ पे पोटेशियम कितना है 3A, इक्वल टू प्रोडक्ट के साइड में कितना है देखो D, है ना, ये क्या हो गया रिएक्टेंट, दिस इज प्रोडक्ट साइड, रिएक्टेंट के साइड पोटेशियम कितना था 3A टाइम्स था, प्रोडक्ट के साइड में पोटेशियम कितना है D टाइम्स है, तो ये दोनों तो बैलेंस करने के बाद इक्वल होना चाहिए ना, 3A इक्वल टू D होना चाहिए, तभी तो कहेंगे कि बैलेंस है, राइट। उसी तरह हम लोग सभी आइटम का लिख लेंगे। फॉस्फोरस देखो कितना है इधर, ए टाइम्स है इधर, है कि नहीं, और इधर देखेंगे हम लोग, देखो यहाँ पे 2PC है कि नहीं, हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे 2C टाइम्स क्या है फॉस्फोरस है, इक्वल टू 2C टाइम्स, क्लियर है किसी को, देखो यहाँ पे फॉस्फोरस 2 टाइम्स और यहाँ पे C टाइम्स, तो क्या हो जाएगा 2C टाइम्स। उसी तरह फॉस्फोरस हो गया। ऑक्सीजन को देख लेते हैं, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन 4A, और प्रोडक्ट के साइड में देखते हैं कितना है, देखो यहाँ पे 4 2 जा 8C, क्लियर है। उसी तरह हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, फॉस्फोरस हो गया है, ऑक्सीजन हो गया, कैल्शियम, कैल्शियम यहाँ कितना है बी टाइम्स है बी, और प्रोडक्ट के साइड में कितना है देखो कैल्शियम यहाँ पे 3C टाइम्स है ना। आयोडीन, आयोडीन कितना है देखो यहाँ पे 2B, इस साइड में कितना है D। ये समझ में आ रहा है कि नहीं, हम लोग कैसे लिखे हैं, रिएक्टेंट साइड जितने आइटम्स होंगे किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के उतने ही प्रोडक्ट के साइड में होने चाहिए। हम लोग ABCD पहले कॉफिशिएंट मान लिए, और बैलेंस करने के बाद जो होता है वो काम कर दिए कि जितने आइटम्स इधर हैं उतने आइटम्स इधर भी होने चाहिए, तो उन दोनों को इक्वल कर दिए। ठीक है। अब यहाँ पे देखो ABCD सभी अननोन है ना, हमें पता तो नहीं है। अब ट्रिक क्या है यहाँ पे कि ऐसा अननोन जिससे ज़्यादातर इक्वेशन सॉल्व हो जाए, है ना, उसको हम लोग 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पे देखो A यहाँ पे भी इन्वॉल्व है, यहाँ पे भी इन्वॉल्व है, यहाँ पे भी इन्वॉल्व है, 3 जगह A इन्वॉल्व है। मतलब अगर A को हम लोग कुछ एज्यूम कर सकते हैं या उसका वैल्यू पता चल जाए तो हम लोग 3 इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, तो बाकी चीज़ निकल जाएगा, है ना। तो फिर से वही हम बात बोल रहे हैं, वैसा अननोन जिसको, है ना, जिसके सॉल्व होने से 2-3 इक्वेशन सॉल्व हो जाए, उसको हम लोग 1 मान लेते हैं। ठीक है। तो लेट्स अज्यूम A इक्वल टू 1। ये हमेशा सही होता है कि एक, है ना, जो भी रिएक्टेंट्स होंगे या प्रोडक्ट्स होंगे उनमें एक ना एक कंपोनेंट क्या होगा, हमेशा 1 निकलेगा उसका कोफिशिएंट। ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं, A को मान लिए हैं 1। अब जैसे ही A को मान लिए हैं 1 तो B का अमाउंट निकल जाएगा। B का अमाउंट कितना निकलेगा देखो, अच्छा A से B सीधा सीधा निकल D निकल जाएगा, देखो यहाँ पे, है ना, D इक्वल टू क्या है 3A, चलो उसको D लिख लेते हैं। D इक्वल टू क्या निकल जाता है 3 इंटू A, दैट इज 3। और उसके बाद, है ना, C भी निकल जाएगा, देखो A इक्वल टू 2C है, तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा A/2, दैट इज 1/2। अब अगर C निकल गया है तो B निकल जाएगा। B इक्वल टू क्या है, B इक्वल टू 3C है, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू C इक्वल टू 3 इंटू 1/2, दैट इज 3/2। तो ABCD देखो सभी अननोन पता चल गए, है ना। अब हम लोग इसको पुट कर देते हैं रिएक्शन में, तो यहाँ पे हम लोग पुट करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा K3PO4 प्लस B कितना है 3/2, 3/2 CaI2 गिप्स, C कितना है 1/2 Ca3PO4 होल 2 प्लस D कितना है 3 Ki। हम लोग ऐसे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन ये क्या है फ्रैक्शन में भी है ना, ये इक्वेशन को हम लोग बैलेंस किए हैं तो ये फ्रैक्शन में दिख रहा है। क्लास 10 में तुम कोशिश करना होल नंबर में लिखने का, तो होल नंबर में कैसे लिखेंगे, यहाँ पे नीचे 2 है कि नहीं, तो क्या करें इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। इस पूरे इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे इंटू 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो इक्वेशन होल नंबर में आ जाएगा।
2K3PO4 प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, 3CaI2, यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना, Ca3PO4 होल 2 प्लस 3 2 6Ki। क्लियर है? तो अब ये हो गया बैलेंस्ड इक्वेशन, तुम चाहो तो मैच कर सकते हो। देखो यहाँ पे 3 2 6 पोटेशियम, 6 पोटेशियम, है ना। कैल्शियम देखते हैं, 3 कैल्शियम, 3 कैल्शियम। फॉस्फोरस देखते हैं यहाँ पे 2 फॉस्फोरस, यहाँ पे देखते हैं 2 फॉस्फोरस। ऑक्सीजन को देखते हैं 4 2 8 ऑक्सीजन, 4 2 8 ऑक्सीजन। आयोडीन को देखते हैं 3 2 6 आयोडीन, यहाँ पे 6 आयोडीन। बैलेंस हो गया। समझे कि नहीं बात को? तो अब देखो, तुम सोचोगे इतना लंबा चौड़ा क्यों करना है। हम क्या बोले हमेशा कि इस मेथड का यूज़ तुम उसी समय करोगे जब तुम कहीं फंस गए हो, तुमको हिट एंड ट्रायल मेथड से रिएक्शन बैलेंस नहीं हो पा रहा है, तब हम लोग ABCD करके एज्यूम कर लेंगे और जितना भी रिएक्टेंट साइड में जो जो एटम्स हैं उसको इक्वल कर देंगे प्रोडक्ट साइड से, है कि नहीं। और इस तरह से लिख लेंगे, और जो सबसे ज़्यादा यूज़ होगा, है ना, हर इक्वेशन में यूज़ होगा, उसको हम लोग 1 मान लेंगे और उससे बाकी चीज़ सॉल्व हो जाएगा अपने आप। ठीक है? तो एक ये मेथड था, ट्रिक था कॉम्प्लिकेटेड बैलेंसिंग को सॉल्व करने के लिए। ठीक है? अदरवाइज हम लोग हमेशा क्या करेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड से ही करेंगे। समझ गए बात को? और कभी किसी रिएक्शन को बैलेंस करने में ऐसे फ्रैक्शन आए, है ना, तो सीनियर क्लासेस में तो मतलब लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जूनियर क्लासेस में बेटर क्या होगा, उसको होल नंबर में कन्वर्ट कर लो। कैसे कन्वर्ट करना हम बता दिए, जैसे नीचे कुछ भी नंबर दिखे उससे ओवरऑल रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा, होल नंबर में आ जाएगा सब। ठीक है? तो ये था बैलेंसिंग। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस तुम लोगों को होमवर्क में देंगे, वो सब तुम लोग सॉल्व करना। ठीक है?